Hello friends, welcome to ACE UPSC. So we all know that we are discussing PT 365 of polity and today's topic is Lokpal. So let's start. Recently, Lokpal of India has established an inquiry wing under section 11 of Lokpal and Lok Ayukt Act 2013 to probe graft cases against public servant, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लोकपाल, जिसमें जेनेसिस एंड एम तो एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन एट सेंटर लेवल स्टैब्लिश्ड बाय लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूट करप्शन मतलब फॉर चेकिंग करप्शन केसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ARC रिपोर्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेड स्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल इंस्टीट्यूशन, मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड ARC रिपोर्ट जो है ना, दोनों रिकमेंड किए थे स्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल इंस्टीट्यूशन, मतलब इट्स एन इंस्टीट्यूशन टू चेक अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एनी करप्शन एक्टिविटीज। और लोकायुक्त इज अ स्टेट लेवल, इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट, मतलब ये स्टेट लेवल में है पर हर स्टेट में एक जैसा लोकपाल सेटअप नहीं है। ओके, दिस बॉडी इज नॉट इक्विवेलेंट इन एवरी स्टेट, डिफरेंट टाइप का है। अब देखते हैं इसका अपॉइंटमेंट। लोकपाल इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरली इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कंपोजिशन ऑफ लोकपाल क्या है? कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, पर्सन हु इज और हैज बीन CJI और इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर वो CJI रहे तो ठीक है, या फिर वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज। एंड 8 मेंबर विथ 15% बीइंग जुडिशियल मेंबर, तो 15% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए जिस 8% में से अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। अब जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इन 2019 वाज फर्स्ट लोकपाल, तो फर्स्ट लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। और जस्टिस AM खनविलकर इस करंट लोकपाल, तो करंट लोकपाल हमारे कौन है? जस्टिस AM खनविलकर। चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, तो दे आर अपॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। दिस टर्म ऑफ ऑफिस इज ऑफ 5 ईयर, देयर टर्म ऑफ ऑफिस इज ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑन विच ही एंटर्स अप हिज ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स एज ऑफ 70 ईयर्स, तो 70 साल या फिर 5 साल ये उनका टेन्वर है। और ऑन सीजिंग टू होल्ड office, chairperson and every member shall be eligible for reappointment as chairperson or member of Lokpal. However, a member shall be eligible to appoint as chairperson of Lokpal if his total tenure does not exceed 5 year, मतलब टोटली अगर वो 5 साल उनका कंप्लीट नहीं होता है और उनका 70 साल से कम अभी उम्र हो रहा है, मतलब एज हो रहा है, तो he can be a chairperson, but once the chairperson has been रिमूव्ड, मतलब अगर वो हट जाते हैं अपने पोस्ट से, देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल, मतलब लोकपाल को किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय मेंबर, वन एमिनेंट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब एक एमिनेंट जूरिस्ट रहेंगे हु इज जनरली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब 2 विंग्स ऑफ लोकपाल में हमारा पहला एक इंक्वायरी विंग और एक प्रोसिक्यूटिंग विंग, जिसमें से अब इंक्वायरी विंग क्या है? कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू एनी ऑफेंस, तो ये सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं। एलेज टू हैव बीन कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और सबमिट इंक्वायरी रिपोर्ट टू लोकपाल विद इन 60 days, headed by director of inquiry under Lokpal chairperson. Director will be assisted by 3 superintendents of police या फिर SP जनरल या SP इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एंड SP साइबर, तो इनके द्वारा इंक्वायरी किया जाएगा। और ईच SP विल बी फर्दर असिस्टेड बाई अ इंक्वायरी ऑफिसर एंड अदर स्टाफ्स, मतलब जितने भी यहाँ पे SP दिए गए हैं दे वुड बी असिस्टेड बाई अ इंक्वायरी ऑफिसर और उनके साथ एक स्टाफ। अदर स्टाफ्स हैव ऑल पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब प्रोसिक्यूशन विंग उनका क्या काम है? हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन टू एनी कंप्लेंट बाय लोकपाल, और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फाइल अ केस बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिफोर स्पेशल कोर्ट एंड प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन टू एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर PCA 1988। ओके, हमारा नेक्स्ट है पावर ऑफ लोकपाल, जिसमें सुपर इंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्वायरिंग इंक्लूडिंग CBI for cases referred to them by Lokpal or issue of appropriate direction to public servant
entrusted with preparation, custody of any document, record to protect, prevent such document, etc., or power under Civil Procedure Code for conducting preliminary inquiry and investigation for eradication of corruption, serves as a final appellate authority for redressal of public grievances by any public authority in case where decisions contain a corruption finding under PCA 1988. अब हम देखते हैं jurisdictions of लोकपाल टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन, मतलब लोकपाल का क्या पावर है किसी एलिगेशंस पे या फिर किसी करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन करने का। तो सबसे पहला है हमारा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अंडर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब इन लोगों पे लोकपाल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब दूसरा हमारा क्या है, चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एनी बोर्ड्स, corporation, society, trust or autonomous body either established by act of parliament or wholly partially funded by union or state government। उसके बाद तीसरा है एनी सोसाइटी, मतलब कोई भी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन अप टू ₹10 लाख, मतलब अगर 10 लाख तक कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है फ्रॉम फॉरेन सोसाइटी तो लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू इट्स एक्टिविटीज़। ओके, हमारा दूसरा है अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। तो सबसे पहला है हमारा एनसीबीसी, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो रिव्यू स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसीज। तो मतलब एनसीबीसी इज रिव्यूइंग स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसीज, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें अबाउट एनसीबीसी क्या है, इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338B और इंसर्टेड थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। मतलब एनसीबीसी को कहाँ पे ऐड किया गया है, तो आर्टिकल 338B में थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन ईयर ऑफ 2018। उसके बाद आर्टिकल 338B मैंडेट्स यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू कंसल्ट द एनसीबीसी ऑन ऑल मेजर पॉलिटिकल मैटर्स अफेक्टिंग द राइट ऑफ ओबीसीज। मतलब क्या राइट्स है ओबीसीज का, उसमें हर स्टेट को कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे, तो एनसीबीसी से। अब इसका कंपोजिशन क्या है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब इनका कंपोजिशन चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन रहेगा और 3 अदर मेंबर रहेगा जो कि प्रेसिडेंट से अपॉइंट किया जाएगा। देयर सर्विस कंडीशंस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, मतलब उनका सर्विस कंडीशन मतलब टेनवर एंड अबाउट हाउ मच टाइम दे विल बी इन देयर ऑफिस विल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। अब उनका पावर क्या है, कंपोजिशंस हैज ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोड। तो जो भी पावर सिविल कोड का रहेगा वो इस एनसीबीसी कमीशन का रहेगा। अब ड्यूटी ऑफ एनसीबीसी क्या है, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर, safeguard the backward classes, inquiry into specific complaints regarding deprivations of rights of backward class, advise socio-economic development of OBC and also evaluate their progress. Such other function in relation to advancement of OBCs as president may by rule specify, annually present report to president on safeguard implementation and make recommendations। मतलब एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा और इसको किसके पास प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट के पास। अब हमारा दूसरा है NCSC, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट इशूज any direction in nature of civil or criminal court। मतलब it cannot give directions any of the issue in nature of civil and criminal court। अब NCSC क्या है, तो it's a constitutional body under article 338 of the constitution और composition chairperson, a vice chairperson and 3 other members appointed by president of India। इनका tenure क्या है, holds office for term of 3 years and shall not eligible for appointment for more than 2 terms। मतलब 2 बार से ज़्यादा एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। अब फंक्शन क्या है, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर एससीज, शेड्यूल कास्ट्स और इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिविएशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ एससीज। हमारा दूसरा है यूपीएससी। तो यूपीएससी चेयरमैन रिजाइंड 5 years बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। मतलब रिसेंटली यूपीएससी चेयरमैन रिजाइंड 5 years बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, मतलब उनका टर्म्स खत्म होने वाला था, उससे 5 साल पहले रेजिग्नेशन दे दिया। अब अबाउट यूपीएससी क्या है, आर्टिकल 315 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा और पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट रहेगा, मतलब अलग अलग एसपीएससी और यूपीएससी। हमारा यूपीएससी चेयरमैन आर्टिकल 316 क्या कहता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
इनका टर्म क्या है, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले आ जाएगा तो उनको अपने टर्म से हटा दिया जाएगा या फिर उनको अपना टर्म से हटना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या होगा उनका, हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और ही और शी इज इन एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, तो उनका फिर से दूसरे जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, मतलब या तो सेंट्रल और स्टेट लेवल में उनका फिर से एम्प्लॉयमेंट्स नहीं किया जा सकता है। अब रिमूवल क्या है, तो ही शैल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इफ ही और सी इज अन एडजड insolvent or engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसमें कहता है केरला कैबिनेट क्लियर्स proposal to constitute 7th state finance commission, तो केरला कैबिनेट हैज क्लियर द proposal to constitute 7th finance commission। अब about state finance commission is its article 243I of constitution empowers the governor of a state to constitute a finance commission every 5 year, तो इसको किसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा, तो गवर्नर ऑफ स्टेट इन एवरी 5 ईयर। और आर्टिकल 243I इंट्रोड्यूस्ड बाई 73rd Constitutional Amendment Act 1992, it reviews financial positions of panchayats and recommends financial for governing distribution between states and panchayat of net proceeds of state taxes, मतलब जितना state taxes है उसका distribution between states and panchayat, और determinations of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to पंचायत, तो पंचायत को इसका कुछ पोर्शन दिया जाएगा। और ग्रांट इन एड टू पंचायत फॉर स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड, मतलब फ्रॉम स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड पंचायत को कुछ ग्रांट इन एड दिया जाएगा सो दैट ही कैन रीडेवलप और रिकंस्ट्रक्ट हिज infrastructure development or any kind of activities in aid to that panchayat area on which he is belonging to। अब यहाँ पे article 243Y provides that SFCs shall make similar recommendation for municipalities, तो municipalities के लिए भी वही recommendation होना चाहिए according to article 243Y। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसमें recently CVC in its annual report 2023 highlighted ministry, department, sector wise corruption complaint received and disposed against public officials, that is अब हमारा about central vigilance commission, its genesis is it is a statutory body under Central Vigilance Commission Act 2003, or it was established in 1964 through a resolution of Government of India on recommendation of K. Santanam Committee on Prevention of Corruption, or in 1998 it was conferred statutory status through an ordinance promulgated by Union Government। तो एक ordinance दिया गया था which was recommended by Union Government to President, in which it got the status of statutory status। okay, अब इनका member of CVC क्या है, तो 3 member body है with a central vigilance commission and 2 vigilance commissioner, तो एक central vigilance commissioner रहेंगे और 2 vigilance commissioner रहेंगे। अब जिसमें से अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, तो किनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद साथ ही साथ रिकमेंडेशन बाय हाई पावर्ड कमेटी, जो कमेटी का मेंबर्स कौन रहेंगे, तो पीएम रहेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहेंगे और एक लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा रहेगा। अब रोल ऑफ एंड फंक्शंस क्या है, supervises vigilance administration across central ministry, departments and organization, तो एक vigilance administration supervise करेंगे कहाँ पे, तो central ministry में, departments में और organization में, मतलब सरकारी संस्थान में, और conduct preliminary inquiry into complaints referred by लोकपाल for official across various grades, मतलब various grades मैंने हम लोगों ने सुना था ना, तो लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू A B C D ग्रुप ड्यूटीज पर्सन्स, तो अगर लोकपाल कंप्लेन करते हैं तो CVC कैन कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, और इसका एक और फंक्शन क्या है, ओवरसीज फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट दैट इज CBI इन इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस एक्सेट्रा। ओके, अब हमारा दूसरा है लॉ कमीशन, जो प्रेसिडेंट अप्रूव्स द कंस्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन फॉर अ 3 ईयर टर्म, तो ये 3 ईयर टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन को, दैट इज फ्रॉम 1 सितंबर 2024 टू 31 अगस्त 2027। तो ये हमारा टेनवर है लॉ कमीशन का, जो कि फॉर्म किया जाएगा। अब 23rd लॉ कमीशन क्या है, जिसका मैंडेट टू रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स टू इनहेंस द इंडियन लीगल सिस्टम, तो रिकमेंड करेंगे लीगल रिफॉर्म्स
सो दैट इन्हेंसमेंट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम को टेक प्लेस। और इसका कंपोजिशन क्या रहेगा लॉ कमीशन का? इट विल इंक्लूड अ फुल टाइम चेयरपर्सन और उस साथ ही साथ 4 मेंबर एंड एडिशनल एक्स ऑफिशियो एंड पार्ट टाइम मेंबर्स, मतलब 4 मेंबर्स रहेंगे और एडिशनल एक्स ऑफिशियो एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी प्रेजेंट रहेंगे। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हिस्ट्री कहाँ से आया है? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834 बाय गवर्नर जनरल अंडर चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिखा गया था, मतलब इट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834 और चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकॉले। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1955 एंड इट वाज चेयर्ड बाय MC सेतालवत। और टाइप्स क्या है इसका? तो इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इसका एम क्या है? मतलब लॉ कमीशन का एम रिफॉर्म्स लॉ टू मैक्सिमाइज जस्टिस एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस अंडर रूल ऑफ लॉ, मतलब सो दैट मैक्सिमम जस्टिस कैन बी रीच टू पीपल और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी एंटिटी इन दिस कंट्री एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस। ओके, मतलब सबका साथ सबका विकास। और फंक्शंस क्या है? कंडक्ट रिसर्च एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन डिफाइंड TORS। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग। तो नीति आयोग हैज सेलिब्रेटेड 10 ईयर्स ऑफ इट्स फाउंडेशन, मतलब इसके फाउंडेशन का 10 साल हो गया है। इसका जेनेसिस कैसे हुआ था? गवर्नमेंट थिंक टैंक formed in 2015 via resolution of union cabinet replacing the erstwhile planning commission। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग को सेटअप कर दिया गया था विया रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसमें एक चेयरपर्सन रहेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे एज इन चेयरपर्सन। और गवर्निंग काउंसिल कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर, CM ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। तो वैसा यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है और CM ऑफ ऑल स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अदर यूटीज और एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ वाइस चेयरपर्सन। नीति आयोग फुल टाइम मेंबर्स, नीति आयोग एंड स्पेशल इन्वाइटीज। ओके, दिस आर द गवर्निंग काउंसिल्स। अब हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन रहेंगे? जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा था ना एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे इंक्लूड्स मैक्सिमम 4 मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय PM। और स्पेशल इन्वाइटीज जो रहेंगे वो इंक्लूड्स एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स विथ रिलेवेंट डोमिनेंट नॉलेज नॉमिनेटेड बाय PM। तो ये PM के द्वारा नॉमिनेटेड रहेंगे और वो कैसे लोग रहेंगे? जो स्पेशलिस्ट रहेंगे कि एक अपने डोमेन में एंड प्रैक्टिशनर्स भी रह सकते हैं इन देयर रिलेवेंट डोमेन्स में रहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ना कि स्पेशल इन्वाइटी, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है ना एंड स्पेशल इन्वाइटी, तो उन्हीं का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब रीजनल काउंसिल, तो व्हाट डज दिस रीजनल काउंसिल? टू एड्रेस स्पेसिफिक इशूज एंड contingencies impacting more than one state or regions। और इसका CEO कौन रहेगा? अपॉइंटेड बाय PM फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, ये हमारा रीजनल काउंसिल एक दूसरा टर्म्स आ गया यहाँ पे। अब ट्विन मैंडेट क्या है? टू ओवरसीज एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDGs इन कंट्री, मतलब सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैन टेक प्लेस। तो उसको मॉनिटर करने के लिए है। तो ट्विन मैंडेट इसका यही है, मतलब 2 मैंडेट है। तो किस में ये फोकस करेंगे? एक मेरा पहला ये हो गया। अब दूसरा है हमारा प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमॉन्ग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब इसका रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो SDG इंडिया इंडेक्स, मतलब सोशल डेवलपमेंट गोल, और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, साथ ई रिपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एक्सेट्रा। ओके, तो दिस आर द रिपोर्ट विच आर प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो 150th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ऑब्जर्व। तो 150 एनिवर्सरी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हो गया है। अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है हमारा? तो इट्स जेनेसिस एस्टैब्लिश्ड एज अ जनरल पोस्टल यूनियन ऑफ अक्टूबर 9, 1874। तो ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? अक्टूबर 9, 1874 को थ्रू ट्रीटी ऑफ बर्न, मतलब ट्रीटी ऑफ बर्न के थ्रू ये स्टैब्लिश किया गया था। और सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन formed in 1865। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन विच वॉज फॉर्म्ड इन 1865। आफ्टर दैट UPU, that is Universal Postal Union, is the second oldest organization। Okay, World Post Day that is celebrated on anniversary of establishment of UPU। तो जिस दिन UPU स्टैब्लिश किया गया था उस दिन वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज अक्टूबर 9। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। और इनके मेंबर्स कितने हैं? तो 192 कंट्रीज हैं। इंडिया इज वन
इट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर, तो इंडिया सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्टिव है, अमॉन्ग है, ठीक है। सिर्फ इंडिया एज एन ओल्डेस्ट नहीं होगा, इसके साथ साथ बहुत सारे कंट्री होंगे, तो इंडिया इज वन ऑफ देम। और यूपीयू दैट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, तो ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये न्यूज़ में क्यों है? एज द राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज आरटीआई एक्ट 2005 approaches its 20th anniversary in 2005, it is crucial to reflect on its impact and challenges it faces। मतलब जैसे कि ये 20 साल अपना कंप्लीट करने वाला है 2025 में, so let us see its impacts and challenges it faced। About RTI Act 2005, तो its genesis enacted in June 2005 and came into force in October 2005। तो it was enacted in 2005 और it came into force मतलब it start working on 2005 अक्टूबर। अब इसका पर्पस क्या था? तो provide citizens the right to secure access to information under control of public authorities, that is PS। मतलब it was giving people's right to secure access to information if anyone wants some kind of information, so citizen can avail that information with the help of RTI Act, okay। अब coordinating agency क्या है? तो Department of Personnel and Training under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, that is MOPPG&P। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? RTI find articulation as human right in Universal Declaration of Human Rights और International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights। तो इसका बैकग्राउंड RTI finds articulation as a human rights, तो ये कहाँ कहाँ आर्टिकुलेटेड है? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। अब इंडिया इनेक्टेड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, तो इंडिया इनेक्ट किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 में टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सके। लेटर आरटीआई एक्ट 2005 रिप्लेस्ड एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, मतलब 2002 में जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था उसको आरटीआई एक्ट 2005 में रिप्लेस कर दिया गया। और राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केस, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश आरटीआई एज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था। कौन से केस में? ऑन विच केस? तो राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब की प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट क्या है? तो इट्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन to oversees its implementation and address appeals regarding non-disclosure of information। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, अगर उनके बारे में जानना है तो सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का सेटअप किया गया था, जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मेंबर्स कौन रहेंगे? तो 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन रहेगा एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10, तो 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन रहेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे विच इज लेस देन 10। और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, तो इनका अपॉइंटमेंट जो रहेगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ a committee in which consisting of PM as a chairperson of the committee or leader of opposition in Lok Sabha, union cabinet minister nominated by PM। तो union cabinet minister रहेंगे जो कि PM will decide who should be the member and a leader of opposition in Lok Sabha। अब CICs and ICs उनका टेनवर कितना रहेगा? तो 3 ईयर का रहेगा। और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ स्टेट और स्टेट PIO in every public authority to provide information to person requesting for information under this act। तो RTI act, with the help of RTI act we can get the information we want, okay, on of public domain information, ठीक। अब राइट प्रोवाइडेड क्या रहेगा? एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटीज और ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज सेक्शन 4 ये क्या कहता है? टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड proactively disclose certain category of information to minimize need of formal request, तो so that formal request of RTI को reduce करा जाए, इसीलिए कुछ इंफॉर्मेशन को बाहर खुद से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ले आए। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो PS इंक्लूडिंग ऑल अथॉरिटीज, बॉडीज, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर Constitution, any other law made by Parliament, state legislature, notification issued, order made by appropriate government। It also includes government bodies, state controlled entities and NGOs substantially financed directly or indirectly by central and state government। अब उसके बाद रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट रूल्ड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1983, मतलब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
1933 के अंडर रजिस्टर्ड हैं आर एंड पी एस अंडर सेक्शन 2H ऑफ RTI एक्ट 2005, दे आर नॉट पी एस, मतलब दे आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ RTI एक्ट 2005. और इन 2019 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑफिशियल्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी. उसके बाद हमारा दूसरा है एक्सेम्पशन फॉर डिस्क्लोजर, मतलब ऑन विच activity some information can't be disclosed. तो section 8 certain information is exempted from disclosure, see infographic. okay, हमारा जैसे कि certain information and security organizations specified in second schedule include 27 organizations like CERT in IB, that is Intelligence Bureau, Research and Analysis Wing, that is RAW, ED, Enforcement Directorate, or National Technical Research Organization, etc. These institutions can't give certain type of information to normal public authorities. okay, अब examples of cases in which information is exempt from disclosure, मतलब some of the example कौन सा है जो कि public domain में आप नहीं ला सकते हैं, जैसे affects sovereignty and integrity, security, strategic, scientific और economic interest of India, तो इसको ये affect करेंगे. affects रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, उसके बाद लीड्स टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, फिर कॉजेस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल्स और मे कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो ड्यू टू दिस रीजंस दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर. अब जैसे कि रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय द कोर्ट, उसके बाद पब्लिक और एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय पब्लिक by any court of law or tribunal, तो impedes investigation process of apprehension or prosecution of offender, causes breach of privileges of parliament or state legislature, जैसे कि कैबिनेट पेपर. उसके बाद लीड्स इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, तो endangered life of physical safety of any person, affects relation with foreign state, तो information received in confidence from foreign government, और affects sovereignty and integrity and security, which leads to commercial confidence, trade secrets और intellectual properties. okay, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जुरिडिक्शन, मतलब इसका क्या है पावर, तो लोअर कोर्ट आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग सूट्स और applications, or however writ jurisdiction of Supreme Court and High Court under Article 32 and 225 of remains unaffected. तो lower courts are barred but writ petition under Article 32 and 225 remains unaffected. Other key provisions क्या है, penalties in case of failure to provide information on time, incorrect, incomplete, etc. उसके बाद टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज विद इन 30 days ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा. फॉर मैटर्स कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर. तो लाइफ ऑफ लिबर्टी जैसा कोई अगर प्रॉब्लम रहा तो आपको 48 आवर में ही इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. अब अपील्स क्या है, तो सिटीजन्स कैन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ PIOs इफ देयर रिक्वेस्ट आर डिनाइड और inadequately addressed. If their requests are not addressed, तो people that is PIOs can अपील थ्रू इट. और अमेंडमेंट्स क्या है, तो RTI एक्ट 2019 modified terms and conditions of employment of ICs at center and state level. It empowered central government to prescribe terms, salaries, allowance and other terms of services of CICs and ICs at center and state level. और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, दैट इज DPDP एक्ट 2023, ये केस पुट्टस्वामी के अंडर आया था ना 2017 में, उसी को डिस्कस कर रहा है. अभी ये बिल पास हुआ था हमारा. तो अमेंड सेक्शन 8 क्लॉज 1J ऑफ RTI लॉ टू एक्सेप्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर. उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है आधार. तो ये वाई न्यूज़ है. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वाइल आधार कार्ड कैन बी यूज टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी, इट इज़ नॉट एन अथॉरिटेटिव प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ. तो आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिटी बट इट्स डेट ऑफ बर्थ इज नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. अब फीचर्स ऑफ आधार क्या है, तो ये यूनिकनेस है, दैट इज 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड नो रेसिडेंट कैन हैव अ डुप्लीकेट नंबर सिंस इट इज लिंक टू देयर इंडिविजुअल बायोमेट्रिक. तो उसके इंडिविजुअल बायोमेट्रिक से वो लिंक्ड रहेगा, इसीलिए एक इंसान का दो आधार कार्ड मतलब 12 डिजिट आइडेंटिटी नंबर नहीं रह सकता है. इट इज इशूड बाय यूनिक Identification Authority of India and can also be deactivated or omitted by UIDAI. अब रैंडम नंबर जो कि इसका 12 डिजिट हो रहेगा, इट डज नॉट कैप्चर डिटेल लाइक कास्ट, रिलीजियन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, मतलब दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रजिस्टर्ड. उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है, एन आइडेंटिटी फॉर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इट्स अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी. और आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमेन, मतलब इट्स अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी
but it's not a proof of citizenship or scalable technology architecture. That is, resident data is stored centrally and authentication can be done online from anywhere in the country. तो उसका authentication कहीं से भी आप कर सकते हो with the help of internet और UIDAI वाले साइट में, और जो नंबर आपने रजिस्टर किया अपने आधार से, with the help of that you can avail your information. Okay, अब इसका next है electronic benefit transfer. That is, UID enables bank account network will offer a secure and low cost platform to directly remit benefit to resident. अब इसका targeted delivery क्या है? Central state government to require Aadhaar for availing benefit subsidies under schemes and that are fund out of Consolidated Fund of India or Consolidated Fund of State. Aadhaar Act 2016. Constitutionality of Aadhaar, that is JSKS Puttaswamy versus Union of India in 2018 judgment. Top court affirmed of constitutionality of Aadhaar Act 2016. जिसका की ऑब्जर्वेशन क्या है? आधार मीडिएटेड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ. तो जो मीडिएशन आधार के द्वारा किया गया है, इट शुड नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 6 मंथ. एक्ट डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21. तो मतलब इट्स एक्ट डज नॉट वायलेट आवर फंडामेंटल राइट्स. और आधार वुड बी मैंडेटरी और assisting social welfare scheme, but it cannot be forced on person for opening bank account or for mobile and internet connections. तो इसके लिए आधार मैंडेटरी नहीं है. State cannot enter into contract with private corporation for sharing of आधार data. मतलब एक state government cannot contract with normal private entity for sharing आधार data as it infringes right to privacy. मतलब ये right to privacy का हनन है. ओके, अब हमारा दूसरा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज UIDAI. जिसका जेनेसिस, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी established in 2016 under provision of Aadhaar Act 2016 by Government of India under Ministry of Electronics and Information Commission. ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो UID नंबर को इशू करता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर आधार एनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन फॉर इंक्लूडिंग ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल. Ensure security and confidentiality, identity information and authentication records of Aadhaar number holder, or developing policies, procedures and system for issuing Aadhaar number to individuals. Okay, these are unique identifications, informations, functions. Okay, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? अब एज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, नीति आयोग हैज इनिशिएटेड ए प्रोसेस फॉर रीवैम्पिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ओके, अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये क्या है? इसका डिफिनेशन, CSS आर स्कीम्स दैट आर फंडेड ज्वाइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट. तो ये दोनों के द्वारा फंड किया जाएगा एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट इन सेक्टर्स फॉलिंग इन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में फॉल करेंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट होगा. और फीचर्स क्या होंगे CSS का? तो करंट फ्रेमवर्क ऑफ CSS इज बेस्ड ऑन रिपोर्ट by subgroup of chief minister on rationalization of CSS 2015. Focus of CSS क्या होगा? On schemes that comprises national development agenda. तो वैसा schemes जो national development agenda comprise करेगा for realization vision 2022 where center and state need to work together. जिसमें center और state दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे. अब current status क्या है? 75 central sponsored scheme in 3 category and they constitute around 10.4% of center's budget expenditure. जिसका funding क्या होगा? All transfer to states for CSS are being routed through Consolidated Fund of States or following the recommendation of 14th Finance Commission and abolition of plan non-plan distinction from 2017. CSS and central sector scheme, that is sponsored and sector schemes, have become primary mode of specific purpose transfer made by union to states. अब इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड 3 हिमालयन स्टेट्स सेंटर कंट्रीब्यूट्स 90:10. मतलब सेंटर का 90% रहेगा उस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन में और 10% वुड बी फ्रॉम that particular state if it is 8 north eastern state and 3 Himalayan states. और other states का क्या रहेगा contribution? 60:40. और union territory without legislature center is 100% obligatory to it. अब monitoring क्या रहेगा? नीति आयोग to have concurrent jurisdictions in monitoring of CSS and also oversee third party evaluation. तो इसको कौन देखेगा? नीति आयोग. अब हमारा type of CSS क्या है? जिसमें core scheme रहेंगे तो comprises नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, एग्जाम्पल ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और स्वच्छ भारत मिशन. दीज आर कोर स्कीम. अब कोर ऑफ द कोर स्कीम क्या रहेगा? 6 स्कीम फॉर सोशल
protection and social inclusion. They are first charge on available fund for NDA. Example, Manrega, National Social Assistance Program, 3 umbrella scheme for development of SC, ST and backward classes or different abled and other vulnerable groups, जिसमें umbrella program for development of minorities. अब ऑप्शनल स्कीम हमारा क्या है? स्टेट्स आर फ्री टू चूज द वन दे विश टू इम्प्लीमेंट फंड फॉर दिस आर अलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये किसके द्वारा एलोकेट किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन. ओके, दिस आर द ऑप्शनल स्कीम्स. अब मिशन कर्मयोगी, ये वाई इन न्यूज़ था. तो रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग Commission, that is CBC, launched in 2021 a part of National Program for Civil Service Capacity Building, that is NPC SCB. Mission Karmyogi has completed 3 years. So Mission Karmyogi, which was launched in 2021, has completed its 3 year. About Mission Karmyogi, so aims to create a professional, well-trained and future-looking civil service that is imbued with a shared understanding of India's development aspiration, national program and priorities. तो it mainly ये जो selected candidates जो होते हैं ना, तो उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है मिशन कर्मयोगी. तो कवर्स ऑल सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ एनपीसी एससीबी क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर्स एचआर काउंसिल एपेक्स बॉडी है वो. कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट दैट मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट करता है ये. और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन दैट इज ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड, शेयर रिसोर्सेज एंड supervise center training institutions. और special purpose vehicle that is 100% government owned online learning platform iGot कर्मयोगी. यही प्लेटफॉर्म ये हमारे सिविल सर्वेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, दैट इज iGot कर्मयोगी. अब गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मिशन कर्मयोगी क्या है? तो शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है, शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग, मूविंग टू competency driven approach for capacity development. Or 70-20-10 mandate, that is 70% of learning comes from on the job experience and reflection, 20% is derived from working with others and 10% comes from planned trainings. Okay, a move beyond silos in government, that is integrated government online training. iGot Karmyogi platform acts as a launchpad for mission Karmyogi. It is a comprehensive online portal to guide government officials in their capacity building journey or performance of all the user. iGot Karmyogi platform is monitored and evaluated on key performance indicator including individual learner, supervisor, content provider and creator etc. अब हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग दैट इज CBC ये क्या है? तो इट्स जेनेसिस कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021. तो CBC it was constituted in 2021, issued by Department of Personnel and Training or established as an independent body with complete executive and financial autonomy. और इसका composition 3 member and it's supported by a internal secretariat. A secretariat is headed by a officer in grade of Joint Secretary of Government of India designated as Secretary of कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंपोजिशन. उसके बाद मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, दैट इज डाइवर्स मेंबर्स वाले बैकग्राउंड को यहाँ पे लिया गया है टू एंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव लाइक दोस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिया. ओके, तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट पीपल, पब्लिक सेक्टर्स पीपल और प्राइवेट सेक्टर पीपल और एकेडमिया जैसे लोगों को चुना गया है. अब इनका पर्पस क्या है? टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन कोलैबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस. और इनका फंक्शन ऑफ CBC क्या है? फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज एंड प्रिपेयरिंग an annual state of civil service report, approving knowledge pattern for missions or evolving a harmonious de-siloed approach to capacity building initiatives. Okay, अब हमारा दूसरा टॉपिक है ग्रीवियंस रिडल्सल मैकेनिज्म GRM, जिसमें रिसेंटली मिनिस्ट्री of Personal Public Grievances and Pension had issued comprehensive guideline for handling public grievances for making grievances redressal time bound, accessible and meaningful. अब इसका मोर न्यूज़ क्या है?
Key highlights of comprehensive guidelines for handling public grievances, appointment of nodal officers of public grievances in all ministries, department who will address grievances promptly, fairly and effectively. अब dedicated grievances cell ये क्या है? Shall be सेट अप इन एवरी मिनिस्ट्री। तो डेडिकेटिव ग्रीवियंसेस सेल मतलब अपना प्रॉब्लम आप वहाँ पे लेके जा सकते हो, जिसमें डिपार्टमेंट विथ सफिशिएंट रिसोर्सेज हैव नॉलेज ऑफ स्कीम्स एंड एक्टिविटीज़। तो वैसा डिपार्टमेंट के लोग जिसको वेल नॉलेज ऑफ स्कीम्स एंड एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और टाइमलाइन क्या रहेगा? टाइमलाइन फॉर इफेक्टिव ग्रीवियंसेस एंड रिडल्सल हैव बीन रिड्यूस टू 21 डेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 30 डेज। तो उसका टाइमलाइन जिसमें आपके ग्रीवियंसेस को रिड्रेस किया जाए, इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 21 डेज। और ग्रीवियंसेस रिडल्सल असेसमेंट इंडेक्स दैट इज GRAI फॉर रैंकिंग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट शैल बी इशूड मंथली बेसिस। तो ये रैंकिंग देना होगा कि हाउ इट इज़ हैंडलिंग योर प्रॉब्लम, तो उसके द्वारा एक रैंकिंग प्रोवाइड किया जाएगा on monthly basis। और GRAI conceptualized and designed by DARPG to present organization wise cooperative picture and provide valuable insight about strengths and areas of improvement regarding GRM. And about GRM redressal mechanism, that is GRM is an organization is an important instrument to measure its effectiveness and it provide feedback on working of an organization। तो its working of organizations feedback is provided with help of GRM as GRM is also an organization। उसके बाद टू डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी इन यूनियन गवर्नमेंट हैंडलिंग ग्रीवियंसेस आर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस DARPG अंडर MOPPG&P और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस कैबिनेट सेक्रेटरी। CPGRAMS इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू सिटीजन 24/7 मतलब 24 आवर्स और सातों दिन टू लॉन्च देयर ग्रीवियंसेस टू पब्लिक अथॉरिटीज on any subject related to service delivery। तो मतलब in case service delivery is not according to you, you can lodge a complaint। Okay, it is a single portal connected to all ministries, department of government of India and state through a role based access to officers in portal। तो it's a single portal connected with all ministries मतलब सारे ministries में included है और you can give your problem or you can put your problem over there। अब grievances redressal machinery in state at district level, district magistrate is normally designated as district public grievances officer। In some state जिला पंचायत have also constituted their own public grievances mechanism। तो ये district magistrate तो handle करेंगे ही। In some जिला पंचायत is also constituting some grievances redressal mechanism। Other initiative taken by grievances redressal are constitutional and statutory institution like CVC, लोकायुक्त, NHRC, SHRC etc। ये लोग भी grievances redressal का काम करते हैं। To look into complaint of corruption, negligence in conduct of public servants regarding human rights violation act। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी वही काम करते हैं जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन दैट इज प्रगति मल्टीपर्पस एंड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म टू एड्रेस कॉमन मैन्स ग्रीवियंसेस। तो कॉमन मैन का प्रॉब्लम को दूर कर पाए तो उसका ग्रीवियंसेस ये एड्रेस करते हैं। ई निवारण दैट इज लॉन्च्ड बाय CBDT टू फास्ट ट्रैक टैक्स पेयर ग्रीवियंसेस। अब कोई टैक्स पेयर अपना ग्रीवियंसेस रिडर्स करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट ई निवारण ऐप के थ्रू कर सकता है। हमारा दूसरा है सेवोत्तम मॉडल, ये तो हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं ना GS4 में। डेवलप्ड विथ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 मोड्स नेमली सिटीजन चार्टर, ग्रीवियंसेस रिडल्सल मैकेनिज्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जन योजना अभियान, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत लॉन्च द पीपल्स प्लान कैंपेन दैट इज जन योजना अभियान फॉर प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान PDPs फॉर 2025-26। तो इस 2025-26 के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड। About Jan Yojana Abhiyan or People's Plan campaign, its aim is to accelerate people participation in process of participation of Panchayat Development Plan। It was rolled out as Sabki Yojana Sabka Vikas that is by Ministry of Panchayat Raj in 2018। तो इसका मेन थीम क्या है? सबकी योजना सबका विकास। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इन 2018। और इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एट ऑल 3 टायर ऑफ पंचायत एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर
community based organization like self help group and other stakeholders. अब components of campaign क्या है? तो structured वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा और डिस्ट्रिक्ट सभा, ये इसकी कंपोनेंट ऑफ कैंपेन है. टू बी हेल्ड फॉर preparation of gram panchayat development plan, that is GPDP, block panchayat development plans and district panchayat development plan for year 2025-26, that is financial year 2025-26. Okay. Preparation of gram sabha wise calendar and identification of thematic development gaps based on panchayat development index, that is PDI, to present in gram sabha. A thematic approach is based on localization of sustainable development goals by adopting a whole of government and whole of society approach. A PDI is a multi-domain and multi-sectoral index that is intended to be used to assess the overall holistic development, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत्स. अब इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन क्या होगा? एंगेज यूथ एंड एल्डरली दैट इज मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज फॉर हैंड होल्डिंग इन प्रिपरेशन ऑफ जीपीडीपी. तो ये इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन भी प्रेजेंट है. अप्रूव्ड जीपीडीपी टू बी पब्लिश्ड ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल. तो जितने भी अप्रूव्ड जीपीडीपी होंगे ना वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड कर दिए जाएंगे. अब हमारा दूसरा टॉपिक है ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, जिसमें रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट लोकल गवर्नेंस, दैट इज ICAL, was inaugurated in Rajkot, Gujarat. It is the first in country and aim to set global standard for auditing local government bodies. तो जितने भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी होंगे ना उनको ऑडिट किया जाएगा और इट इज़ द फर्स्ट इन ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. अब अबाउट ICAL ये क्या है? इट इज़ अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर एंड ऑडिटर. तो ये दोनों पॉलिसी मेकर और ऑडिटर के द्वारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है एंड वुड सर्व एज अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑडिटर्स. इट इनहेंसेस इंडिपेंडेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर टू इंश्योर इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, assemblement and service delivery. It acts as a knowledge center and think tank for addressing governance issuing grassroots level. About local self governance and its adult, ये क्या है? 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 contains provisions on local self government. In 2020 मतलब 2020 Ministry of Panchayat Raj developed audit outline application. 2020 में Ministry of Panchayat Raj has developed audit online application to conduct online audit of panchayat accounts, ensure accountability in utilization of funds at ground level. It has been awarded World Summit on Information Society Prize 2023 at International Telecommunication Unit, Geneva. Our current auditing mechanism of local bodies, though CAG, that is Comptroller and Auditor General, mandate for audit of local bodies flows from CAG's, that is Duties, Powers and Condition of Service Act 1971. CAG exercises control and supervision over proper maintenance of account and auditing for all three levels of Panchayati Raj institutions, PRIs, urban local bodies, etc. That is मतलब ये कह रहा है ना, CAG exercise control and supervision over proper maintenance of account and auditing. तो proper maintenance and account हो रहा है कि नहीं उसमें CAG control and supervision रखता है. और it is done through examination of local fund account, that is ELFA, और डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट DLFA. तो ये कैसे किया जाता है? तो एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट या फिर डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स. इन मोस्ट स्टेट्स इट ऑडिट्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल बॉडीज. ऑफ ELFA और DLFA, that is examiner of local fund account or director of local fund account, work under the technical guidance and supervision of comptroller and auditor general. A constitutional provision related to auditing of local bodies. तो local body का auditing उसका constitutional provision क्या है? तो आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243J, आर्टिकल 243Z. तो हमारा आर्टिकल 243G क्या कहता है? इट एंश्राइंस द बेसिस प्रिंसिपल फॉर डिवॉल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडी. तो किस तरह पावर इसमें डिवॉल्यूट किया गया है, मतलब किस तरह पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. आर्टिकल 243J, जो लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बी बाई अ लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स. उसके बाद 243Z ये कहता है लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में और बाई लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस अकाउंट बाय म्यूनिसिपैलिटीज एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट. तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए अकाउंट बनाया जा सके और उसका ऑडिटिंग भी किया जा सके, ये आर्टिकल 243Z में लिखा हुआ था. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटोनमेंट बोर्ड. तो वाई इन न्यूज़ रिसेंटली द लैंड
portion for 10 cantonment board to be merged with concerned state local bodies. तो land of 10 cantonment board वो मर्ज किया जाएगा कंसर्न स्टेट लोकल बॉडीज से. अब अबाउट कंटेनमेंट बोर्ड, दैट इज cantonment board is essentially an area where military troops are garrisoned and are primarily dedicated to housing soldiers, or it comprises military and civil population. While a military station is exclusively for use and accommodation of military person and is established through an executive order, तो जो military स्टेशन जो होते हैं ना वो एक्सक्लूसिवली मेड फॉर मिलिट्री पर्सनल होते हैं और एस्टैब्लिश जो होता है ना वो थ्रू अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है. अब इसका जेनेसिस क्या है? एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, और बैरकपुर जो कलकत्ता में है वाज द फर्स्ट कैंटोनमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1765. करेंटली देयर आर 61 कैंटोनमेंट्स इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो 61 कैंटोनमेंट्स प्रेजेंट है इंडिया में, in which 6 are established after independence. First time it was established after Battle of Plassey in 1757. Administration क्या कहता है? Local self government of cantonment is the subject matter of union government. Entry 3 of unit list, जिसमें से cantonment are administered under Cantonment Act 2006 in accordance with 74 Constitutional Amendment Act, और cantonments are administered by Cantonment Board which performs civic duties such as providing public health, water supply, primary education, etc. under administrative control of Ministry of Defence. Cantonment stations commander, that is they are board ex officio president. Okay, अब categories of cantonment board क्या है? तो category 1 में population more than 50,000, और category 2 में population between 10,000 to 50,000, और category 3 में population between 2500 to 10,000, और category 4 population less than 2500. अब हमारा दूसरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसका सुप्रीम कोर्ट इन रीसेंट जजमेंट स्टेटेड दैट राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्टिकल 14 and 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? द एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज. ओके, अब मोर इन न्यूज क्या है? द जजमेंट वाज मेड अंडर द रिट पिटिशन. तो एक रिट पिटिशन फाइल किया गया होगा MK Ranjit Singh and others versus Union of India and others regarding the प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडिया बस्टर्ड एंड इट्स हैबिटेट. मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए था. अब आर्टिकल 14 and 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली. अब इट इज एन एग्जांपल वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड इट्स पावर टू वाइडन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट. तो इट इज द एग्जांपल वेयर वी कैन सी दैट सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड द पावर टू वाइडन, मतलब और ब्रॉडर तरीके में फंडामेंटल राइट को यूज किया जा सकता है. पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और 14 राइट टू इक्वालिटी, एंड 19 right to freedom of speech and expression. तो mainly in article 21, 14 and 19 we can see that. उसके बाद judicial pronouncement in context of constitutionalization of environmental issues, जिसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 ये कहता है right to live in pollution free environment under article 21, और वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 वाले जजमेंट में ऑब्जर्व दैट precautionary principle and the polluter pay principle are essential feature for sustainable development. जिसमें से precautionary principle क्या कहता है? allow decisions maker to take precautions when scientific evidence of environment or health hazard is inconclusive. और polluter pay principle क्या कहता है? those who produce pollution bear the cost of managing it. अब हमारा नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक सपोर्ट. रिसेंटली वन ऑफ द इनकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लेड टू जर्मनी ऑन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आफ्टर एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. मतलब वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लेड टू जर्मनी, जर्मनी निकल गए थे ऑन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आफ्टर एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. मतलब उनमें सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन लगा था, तो वो जर्मनी फ्लेड कर गए थे विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट. अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है? तो इनका एलिजिबिलिटी क्या है? इशूड टू डेजिग्नेटेड मेंबर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेजिग्नेटेड मेंबर्स. दिस पर्सन कुड बी दोज लिविंग और हैविंग बीन ग्रांटेड अ डिप्लोमेटिक स्टेटस. तो उनको कोई डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला है. और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोसीडिंग्स अब्रॉड ऑन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट और फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, सो दे कैन मूव फॉर ऑफिशियल पर्पसेस और डिप्लोमेटिक असाइनमेंट. और वैलिडिटी पीरियड क्या है इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का? तो ये 5 years और लेस है. अब इसका एडवांटेज क्या है? तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम holder of such passport are entitled to certain privileges and immunities as per international law including immunity for arrest, detention. मतलब they are
immune from arrest, detention and certain legal proceeding in host of the country, और exemption from visa requirement in some countries। तो some countries में आपको visa requirement भी नहीं है, लेकिन आप उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। टिपिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल्सो इशू वीजा notes to Indian government officials going abroad for official assignment or visits। However, India has visa waiver agreement। तो इंडिया के पास वीजा वेवर एग्रीमेंट है फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विथ जर्मनी अलॉन्ग विथ 33 अदर कंट्रीज। तो जर्मनी और 33 कंट्री के साथ वीजा वेवर एग्रीमेंट भी प्रेजेंट है। दिस एग्रीमेंट अलाउ इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर टू विजिट दिस कंट्रीज विदाउट अ वीजा फॉर अप टू 90 डेज। तो 90 दिन तक मतलब 90 डेज तक आप इस कंट्री में जाके विजिट कर सकते हो। फिर अबाउट India passport, about Indian passport, the passport and visas are mentioned under Union list of 7th schedule of the Constitution। Issuance of passport in India is governed by Passport Act 1967 according to which all person who depart or intend to depart from India, मतलब वैसे सारे लोग जो डिपार्ट करना चाहते हैं इंडिया से, जो चाहते हैं डिपार्ट करने के लिए, आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो उनके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट या फिर एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दिस ऑल रूल्स आर गवर्न्ड बाय पासपोर्ट एक्ट 1967। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट सम पीपल फ्रॉम नीड ऑफ पोजेसिंग ऑफ द पासपोर्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी किसी को छूट भी दे सकते हैं फॉर नॉट हैविंग देयर पासपोर्ट। एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू अ पासपोर्ट टू अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दैट गवर्नमेंट बिलीव्स दैट इट इज नेसेसरी सो टू डू इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक के हित के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू अ पासपोर्ट टू अ पर्सन who is not a citizen of India। there are 3 classes of passport issued by India। तो there are 3 classes। तो पहला है हमारा ऑर्डिनरी, दूसरा डिप्लोमेटिक और थर्ड इज द ऑफिशियल। दैट इज मरून कलर इज द ऑफिशियल वन, डिप्लोमेटिक इज द वाइट कलर वन और ऑर्डिनरी इज द ब्लू कलर वन। अब हमारा नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है कॉमन सर्विस सेंटर्स, जिसमें CSC स्पेशल पर्पस व्हीकल्स दैट इज SPV which oversees implementation of CSC schemes celebrate 15 years of establishment। तो ये 15 year of establishment सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल्स CSC क्या है, सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो दे आर सेट अप बाय दिस एक्ट और प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स थ्रू CSCs। और इसका विजन क्या है, टू डेवलप CSCs एज अ reliable and ubiquitous IT enabled network of citizen of service point। अब हमारा about कॉमन सर्विस सेंटर ये क्या कहता है, इट इज़ वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान एंड दैट इज NGPs अप्रूव्ड इन 2006। अदर 2 पिलर ऑफ NGPs इंक्लूड कनेक्टिविटी एंड नेशनल डेटा बैंक स्टेट डेटा सेंटर्स। अब CSCs आर फ्रंट एंड डिलीवरी पॉइंट फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट एंड सोशल सेक्टर सर्विसेज टू रूरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया in an integrated manner। It is a pan India network, मतलब all over India network catering to regional, geographic, linguistic and cultural diversity of the country। अब services offered by CSCs क्या है, G2C मतलब आधार सर्विसेज, ITR फिलिंग एक्सेट्रा मतलब आधार सर्विसेज, ITR फिलिंग मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, B2C दैट इज भारत बिल पे सिस्टम, मोबाइल एंड DTH रिचार्ज एक्सेट्रा, और फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन एक्सेट्रा अमॉन्ग अदर्स। अब हमारा नेक्स्ट है कॉमन सर्विस सेंटर्स दैट इज CSC 2.0 स्कीम, जिसमें इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 मतलब कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015। Its objective is to set up at least 1 CSCs in each of 2.5 lakh ग्राम पंचायत across country। और इसका एम क्या है, टू कंसोलिडेट सर्विस डिलीवरी थ्रू यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। और इसका की फीचर क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्विस, एनकरेजिंग मोर वुमेन एज विलेज 1 लेवल एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI 2024। तो इंडिया रैंक 159 अमंग 180 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक 159 था अमंग 180 कंट्रीज इन एनुअल WPFI 2024। अबाउट WPFI 2024 ये क्या कहता है, इट इज रिलीज्ड बाय पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो किसके द्वारा रिलीज किया गया था, पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग NGO
इन डिफेंस एंड प्रोमोटिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एनजीओ है और इट इज़ पब्लिश्ड ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, तभी ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। थीम क्या है? अ प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इन फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। और टॉप 3 रैंकर्स कौन है इसके? तो फर्स्ट हमारा नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क और स्वीडन एज इन थर्ड। और बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर, इट हैज़ अ 5 इंडिकेटर, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, दैट इज Assam has launched a first of its kind unique concept of code district। मतलब Assam has launched a code district within a district administration in place of existing system of civil subdivisions। About code district initiatives, मतलब what does this mean code district? A smaller administrative unit below district, मतलब it is a smaller administrative unit or which is below district headed by an officer of rank of assistant district commissioner, तो having power and responsibility similar to those of district commissioner। और इसका significance क्या रहेगा? Decentralizing administration, enhancing governance, providing citizen centric services and providing service closer to people एक्सेट्रा। तो इसका काम क्या रहेगा? डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन और इनहेंसिंग गवर्नेंस सो दैट गवर्नेंस कैन बी रीच टू एवरी पीपल और प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग सर्विस क्लोजर टू पीपल। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर PT 365 ऑफ पॉलिटी। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर वीडियो को जितना भी पार्ट ये बना है, लगभग मेरे पास शायद 4 पार्ट ये बना है, आप इसको सिर्फ 2 बार भी सुनोगे तो मुझे लगता है कि आपका वेल डिफाइंड डेटा, मतलब आप वेल एनरिच हो जाओगे। मतलब क्या क्या इसमें दिया गया है वो आपको लगभग याद रहेगा। एंड सी दैट यू वॉचेस इट फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स। ओके, 2 बार अगर आप देखोगे तो आई गारंटी यू तो आपको इसके बहुत सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। तो होप यू वॉच दिस वीडियो फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट PT जो आएगा वो हमारा इकोनॉमिक्स का आएगा। ओके, थैंक्स।